वेलकम फ्रेंड्स। आर्मी के 8th पे कमीशन सेल ने बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जारी किया था, जिसमें 14 महत्वपूर्ण सिफारिशें थी जो संभवतः 8वें वेतन आयोग को भेजी जाएंगी। और ये सिफारिशें सेना के अधिकारियों, जेसीओज, एनसीओज और अदर रैंक के वेतन, भत्ते और रिटायरमेंट की शर्तों में ऐतिहासिक बदलाव लाने वाली हैं। पिछले वीडियो में हमने 7 सुझावों पर विस्तार से चर्चा की थी और इसी कड़ी में हम आज इस वीडियो में 8वें से 14वें सुझाव के बारे में गहराई से जानेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वह वीडियो देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इन सुझावों के साथ ही मौजूदा सिस्टम में क्या कमी है और क्या बदलाव की जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं 8वें वेतन आयोग के 8वें सुझाव से। प्रमोशन के बाद पे फिक्सेशन में सीडीए द्वारा ऑटोमेटिक फिक्सेशन। फिलहाल जब किसी भी सैनिक का या किसी अधिकारी का प्रमोशन होता है तो उन्हें एक कठिन फैसला लेना पड़ता है। अपनी नई सैलरी प्रमोशन की तारीख से लेनी है या अगले इंक्रीमेंट की तारीख से। ये एक बड़ा सवाल उनके सामने खड़ा होता है और ये कितना मुश्किल नियम है, जिसके बारे में न तो ज़्यादातर सैनिक को पता होता है और न ही अधिकारियों को इसके बारे में मालूम होता है कि कौन सा विकल्प उनके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। और ये दुविधा 7वें वेतन आयोग के FR 22 जैसे नियम के कारण उत्पन्न हो गई। इसके बारे में सिफारिश ये की गई है कि पे कमीशन सेल ने यह सुझाव दिया कि सैनिकों को वह विकल्प न मांगा जाए और जैसे ही प्रमोशन हो, सीडीए यानी कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट, सीडीए के द्वारा ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के माध्यम से उन विकल्पों में उनकी पे फिक्स कर दी जाए जो उनके लिए सबसे अधिक लाभ वाला हो। ये एक छोटा सा और प्रशासनिक सुधार है, लेकिन सैनिकों के लिए हजारों रुपए के नुकसान और सालों की कागजी कार्यवाही से बचाएगा। ये पारदर्शिता और सुविधा की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। 9वां और 10वां दोनों ही सुझाव भत्तों से संबंधित हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 9वें सुझाव में आर्मी और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के अलाउंस में समानता को लेकर कहा गया है। आज देश में 7 प्रमुख सीएपीएफ होम मिनिस्ट्री के तहत काम करते हैं, जो बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी जैसे हैं। और इनमें कुछ इनको विशेष भत्ते मिलते हैं, जैसे स्पेशल ड्यूटी अलाउंस या डिटैचमेंट अलाउंस। सीएपीएफ के जवानों को ये छूट मिलती है कि वे रिस्क और हार्डशिप अलाउंस में लें या फिर स्पेशल ड्यूटी अलाउंस लें, लेकिन आर्मी में इस तरह की चॉइस उपलब्ध नहीं है। परिणाम यह होता है कि एक ही स्थान पर समान कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे आर्मी और सीएपीएफ के जवानों के भत्तों में अंतर पाया जाता है। आर्मी हेडक्वार्टर ने मांग की है कि आर्मी के सैनिकों को भी सीएपीएफ की तरह अलाउंस चुनने की छूट दी जाए, ताकि एक ही ड्यूटी पर समान कार्य समान वेतन का सिद्धांत लागू हो सके। सुझाव नंबर 10, आर्मी के अलाउंस को इजी करना। आपको पता है कि 7वें वेतन आयोग में कुल 196 तरह के अलग अलग अलाउंस और इनकी एक लंबी लिस्ट थी, और इतनी बड़ी संख्या और जटिल डॉक्यूमेंटेशन के कारण सैनिक अपनी पूरी पात्रता को समझ ही नहीं पाते थे। इसके बारे में आर्मी हेडक्वार्टर ने सिफारिश की है कि अलाउंसेज को कम किया जाए और इन्हें सरल बनाया जाए। अलाउंस के लिए अलग से डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। जैसे कि किसी सैनिक को पोस्टिंग फील्ड एरिया में होते ही अलाउंस ऑटोमेटिक शुरू हो जाएं और पोस्टिंग वापस पीस एरिया में होते ही उसके अलाउंस ऑटोमेटिक बंद हो जाएं। इस सिस्टम को मानवीय और त्रुटि मुक्त बनाएगा। सुझाव नंबर 11, आर्मी के लिए टेक्निकल अलाउंस में बदलाव। वर्तमान में टेक्निकल ब्रांच के कुछ अधिकारियों को अलाउंस मिलता है, और वह भी तभी जब वे तकनीकी काम कर रहे हों।
यदि वही अधिकारी हेडक्वार्टर में नॉन टेक्निकल ड्यूटी में जाता है तो उसके अलाउंस बंद कर दिए जाते हैं। आर्मी हेडक्वार्टर की 3 महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं, जिसमें टेक्निकल अलाउंस को वापस से टेक्निकल पे कहा जाए। 5वें वेतन आयोग में इस तरह से होता था और इसका नाम था टेक्निकल पे, और इसी तरह से अब इसको टेक्निकल पे कहा जाए और अन्य भत्ते और पेंशन की गणना बेसिक पे के अंदर इसको जोड़ते हुए सिफारिश नंबर 2 गणना की जाए। यह टेक्निकल पे सभी आर्म्स और सर्विसेज के ऑफिसर्स के लिए लागू हो यदि उनकी योग्यता समान है। सिफारिश नंबर 3, एक बार ऑफिसर तकनीकी रूप से क्वालिफाई हो जाए तो टेक्निकल पे जारी रहना चाहिए, भले ही वह किसी भी प्रकार की ड्यूटी कर रहा हो। यह अधिकारियों को अपनी तकनीकी विशेषज्ञता को बनाए रखने और उपयोग करने हेतु प्रेरित करेगा। सुझाव नंबर 12, जो सेना में युवाओं को लाने के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। शॉर्ट सर्विस कमीशन को और अधिक आकर्षक बनाना। शॉर्ट सर्विस कमीशन में ऑफिसर्स 10 से 14 साल की सेवा के बाद में रिटायर हो जाते हैं और उन्हें नियमित पेंशन नहीं मिलती है, जिसके कारण युवा इस विकल्प में कम रुचि दिखाते हैं। एसएससी ऑफिसर्स के लिए सिविल सेवा की तरह डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम यानी डीसीएस शुरू की जाए। डीसीएस का मतलब एनपीएस मॉडल, नेशनल पेंशन सिस्टम वाला ही मॉडल, और इसके तहत नौकरी के दौरान ऑफिसर के वेतन से एक निश्चित राशि है वो एनपीएस के नियमों के अनुसार काटी जाए और उतनी ही राशि कंट्रीब्यूशन सरकार के द्वारा जमा किया जाए। रिटायरमेंट पर उन्हें एक मुश्त राशि दी जाए और मासिक पेंशन उनको दी जाए। इससे उनको मासिक पेंशन मिलेगी और यह सुनिश्चित करेगा कि शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स को रिटायरमेंट के बाद में वित्तीय सुरक्षा मिल रही है। बिंदु नंबर 13, डिफेंस फोर्सेज के सभी ऑफिसर्स को रिटायरमेंट एज में समानता लाना। आज की तारीख में डिफेंस फोर्स के भीतर ही अलग अलग रैंक हैं और शाखाओं में रिटायरमेंट की उम्र भी अलग अलग है, जिससे भ्रम और विसंगति पैदा होती है। एक कर्नल 57 साल की उम्र में रिटायर होते हैं तो दूसरे 54 साल की उम्र में, और इस तरह की विसंगति को दूर करने के लिए सिफारिशें की गई हैं कि कर्नल की रिटायरमेंट एज को 54 साल से बढ़ाकर 57 साल किया जाए। सभी ब्रिगेडियर की रिटायरमेंट एज को 56 साल से बढ़ाते हुए 58 साल किया जाए और मेजर जनरल की रिटायरमेंट एज को 58 साल से बढ़ाते हुए 59 साल किया जाए। अगर यह लागू होता है तो रिटायरमेंट के बाद में जो री एम्प्लॉयमेंट की जो मौजूदा प्रणाली है उसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए। सुझाव नंबर 14 जो आखिरी और सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सुझाव है, और यह सेना और सिविल सेवाओं के बीच में जो वेतन और रैंक में मौजूद ऐतिहासिक विसंगति है उसको खत्म करने का प्रयास किया गया है। सिविल और डिफेंस सर्विसेज के ऑफिसर्स की रैंक में समानता। आर्मी की ओर से यह तर्क दिया गया कि आज लगभग 25% सिविलियन अधिकारी पे लेवल 14 यानी मेजर जनरल के समकक्ष या उससे ऊपर की रैंक में रिटायर होते हैं, जबकि आर्मी में ये 1% से भी कम अधिकारी हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स के जो इस रैंक से रिटायर होते हैं। यानी सेना में मेजर जनरल या उससे ऊपर की रैंक तक पहुंचना सिविलियन अधिकारियों की तुलना में 25 गुना ज़्यादा मुश्किल होता है और ये गंभीर वित्तीय असमानता है। पे कमीशन सेल ने 3 मुख्य सुझाव इस अंतर को खत्म करने के लिए दिए हैं, जिसमें पहले कहा है कि ऑफिसर्स कैडेट को ट्रेनिंग के दौरान लेफ्टिनेंट और ट्रेनिंग समाप्त होते ही सीधे कैप्टन की रैंक दी जाए। कर्नल की रैंक तक एश्योर्ड प्रमोशन दिया जाए और उसके बाद में तीसरे सुझाव में कहा है कि सेना के पे लेवल को सिविलियन पे लेवल के साथ में मर्ज किया जाए। ये सभी कदम सेना के अधिकारियों और सिविल सेवाओं को बराबर समान और आर्थिक लाभ दिलाएंगे। ये थे आर्मी हेडक्वार्टर द्वारा भेजे गए वे सभी 14 रिकमेंडेशन। इसी तरह की अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।